कल हम लोग अपने सिलेबस का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारे आसपास में पदार्थ, और जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ठोस अवस्था, द्रव अवस्था के बारे में। और आज हम अपनी पदार्थ की तीसरी अवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गैस अवस्था या गैसीय अवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैसीय अवस्था, गैस तो आप सभी लोग जानते होंगे, देखते होंगे क्या होती है। तो पहले परिभाषा को लिख लेते हैं, फिर उसके उदाहरणों को समझते हैं, तो आप चीज़ों को अधिक आसानी से समझ पाएंगे। तो क्या लिखते हैं, परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें किसी वस्तु का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं तथा इनका घनत्व द्रवों से कम होता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने परिभाषा लिखी है, किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें किसी वस्तु का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं तथा इनका घनत्व द्रवों से कम होता है। जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हम सभी जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणवायु, अर्थात जिसे हम लोग सांस लेने में प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसी तरह जिसे कहते हैं LPG कुकिंग गैस, लिथियम पेट्रोगैस, ये सभी क्या है, गैसीय अवस्था के पदार्थ आदि। तो आप लोगों ने अभी तक में किसी पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया है। कौन कौन सी अवस्थाएं? पहली अवस्था हमने पढ़ी थी ठोस अवस्था, और दूसरी द्रव अवस्था, और तीसरी अवस्था है गैसीय अवस्था। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि वर्तमान में एक चौथी अवस्था भी है, जिसकी खोज या जिसके बारे में जानकारी वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है। वह चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। अच्छा, आप लोग जब कभी गिर जाते हैं,
आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी त्वचा का जो ऊपरी हिस्सा है वह छिल जाता है और उसके बाद त्वचा में एक हमारे गुलाबी कलर का हिस्सा दिखाई देने लगता है जो मांस नहीं होता और ना ही त्वचा की ऊपरी परत होती। उस गुलाबी कलर के हिस्से को ही प्लाज्मा कहा जाता है। इसका घनत्व ठोसों से कुछ कम और द्रवों से कुछ ज़्यादा होता है। आपको प्लाज्मा के घनत्व के बारे में बता रहा हूँ कि जो प्लाज्मा का घनत्व है यह ठोसों से अधिक, ठोसों से कम व द्रवों से अधिक होता है। तो जैसे कि आप लोग प्लाज्मा को जानने लगे, उसके घनत्व को भी जान चुके हैं और आपके सिलेबस का में मुख्यतः हम लोग को 3 अवस्थाओं को ही पढ़ना है और अभी इस चौथी अवस्था के बारे में अधिक जानकारियाँ या फिर अधिक इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी इस चीज़ पर रिसर्च चल रहा है। आने वाले भविष्य में आप लोगों को इस चौथी अवस्था के बारे में भी अध्ययन करना होगा। तो अब हम लोग अपनी इन तीनों अवस्थाओं को एक तुलनात्मक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लिए हो तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। जिन करना नोट हुआ वो लोग स्क्रीनशॉट कर ले लेंगे और बाद में लिख सकते हैं। तो जब हम तीनों अवस्थाओं को एक तुलनात्मक ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो एक टेबल बना लेते हैं जिसपे हम अलग अलग बिंदुओं के आधार पर उन तीनों अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। अवस्था, द्रवावस्था, गैस अवस्था। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्रम संख्या और विशेष बिंदु। पहले क्रम संख्या में हम लोग किस बिंदु को लेते हैं? हम लोग घनत्व को लेते हैं। मैं तो आयतन को ले लेते हैं। दूसरा बिंदु आकार को ले लेते हैं। तीसरा बिंदु घनत्व को ले लेते हैं। चौथा बिंदु तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ठोसों में आयतन क्या होता है? सबसे अधिक होता है, या ठोसों का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। यहाँ पे अधिक नहीं, निश्चित और अनिश्चित के पदों में लिखना है। तो ठोसों अवस्था में आयतन निश्चित। द्रव अवस्था में आयतन क्या होता है? द्रव अवस्था में भी आयतन निश्चित होता है।
और गैस अवस्था में हमारा आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। और जब आकार के लिए तो देखते हैं तो ठोस अवस्था में हमारा आकार क्या होता है? निश्चित होता है। और द्रव अवस्था में आकार हमारा अनिश्चित होता है। और गैसीय अवस्था में भी हमारा आकार जो है अनिश्चित होता है। यहाँ पे एक कॉलम और बना लीजिए उदाहरण के लिए। तो ठोस अवस्था में आयतन निश्चित होने वाले उदाहरण कौन कौन से हैं? इसको इधर मत बनाइए, इसको इधर हॉरिजॉन्टल में बना लीजिए, क्षैतिज ज़्यादा आप लोगों को आसानी रहेगी, नहीं तो उसको बाद में बना लीजिएगा। और घनत्व की जब हम लोग बात करते हैं तो ठोस अवस्था में घनत्व का मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठोसों में घनत्व का मान सबसे अधिक। द्रव में क्या होता है? ठोस कम होता है। और गैस अवस्था में क्या होता है? ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। अभी हम लोगों ने इन तीन बिंदुओं के आधार पर इनके तुलनात्मक अध्ययन किया, आयतन, आकार व घनत्व। अब ये हम अपना एक चौथा बिंदु ले लेते हैं जिसे कहते हैं अंतराणुक बल। मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि अंतराणुक बल क्या होता है। अच्छा, आप लोग देखते होंगे कि जब कोई बड़ी वस्तु होती है तो वह हमेशा किस पदार्थ की किसी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे ये डस्टर है तो ये प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। तो किसी एक बड़ी वस्तु के छोटे टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और ये अणु जो होते हैं किसी पदार्थ में, तो जब वह पदार्थ ठोस होता है तो ये अणु एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक होते हैं। और ये नज़दीक क्यों होते हैं? कि इनके मध्य जो कार्य करने वाला एक अंतराणुक बल है जो अणुओं को एक दूसरे से पास नज़दीक रखता है, आकर्षित रखता है, उनके बीच में दूरी को न्यूनतम करता है, वो उस बल के कारण होता है। क्योंकि बल अणुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित किए होता है और एक दूसरे की ओर खींच रखा होता है। इसीलिए यह वस्तु एक संगठित वस्तु दिखाई देती है, ठोस वस्तु। और जैसे ही जैसे उस बल का मान कम या ज़्यादा होता है तो वैसे ही वस्तु का आकार बदलने लगता है। जैसे कि कोई पानी है, पानी के अणु क्या होते हैं कि वो बदलते रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, दूर होते हैं। तो उनका इसलिए वो ऐसा होता है कि उनके मध्य जो अणु है पानी के, उनके बीच के जो अंतराणुक बल है उसका मान उतना अधिक नहीं होता है जितना कि ठोसों का होता है। तो यहाँ पे हम लोग अंतराणुक बल के लिए लिख लेते हैं। तो ये ठोसों में क्या होता है? अंतराणुक बल का मान सबसे अधिक होता है। द्रव में क्या होता है? ठोसों से कम होता है। और गैस अवस्था के जो पदार्थ होते हैं उनमें सबसे कम होता है। ये भी कह सकते हैं कि ठोस व द्रव से कम होता है। और अब हम एक पांचवें बिंदु को भी नोट कर लेते हैं।
पांचवें बिंदु में लिख लेते हैं अणुओं की मध्य दूरी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे किसी पदार्थ के अणु होते हैं उनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरा अणु बल। ये एक आकर्षण बल होता है। तो इस बल के कारण क्या हमारे अणु एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तो जिस पदार्थ में अंतराणु बल का मान जितना अधिक होगा तो इसका मतलब उसके अणु उतना ही एक दूसरे के नजदीक होंगे। नजदीक होने का अर्थ यह है कि उनके मध्य की जो दूरी है वह न्यूनतम होगी, कम होगी। तो जब हम ठोसों में अणुओं के मध्य की दूरी को देखते हैं तो चूंकि ठोसों में अंतराणु बल का मान सबसे अधिक होता है तो इसलिए इनके अणुओं के मध्य की दूरी क्या होगी, सबसे कम होगी। अणुओं के मध्य दूरी में लिख लेते हैं ठोसों के लिए सबसे कम, और द्रव अवस्था में ठोसों से अधिक। और गैस अवस्था में ठोस व द्रव दोनों से अधिक। तो यहाँ पर आपने इस टेबल के द्वारा अपनी किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था को, इन 5 अलग अलग बिंदुओं के आधार पर एक तुलनात्मक ढंग से आपने जाना। अब आप यदि इस टेबल को समझ जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जब आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे तो खुद से थोड़ा सा सोच कर लिखेंगे, जिससे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा बाद में। आप बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे हम सबसे अधिक, द्रव, ठोसों से कम किस तरह से मान लिखे गए हैं। जिस तरह से मैंने आप लोगों को इन बिंदुओं के बारे में अलग अलग बताया कि अंतराणु बल क्या होता है, अणुओं के मध्य की दूरी किस तरह से घटती बढ़ती है, किस कारण वह घटती बढ़ती है, तो आप जब इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो इनके आधार पर ये जो वर्गीकरण है, जो इनके बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन है कि कभी आपके मान लीजिए एग्जाम में एक प्रश्न आता है, जैसे अब तो नए पैटर्न में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आते हैं आपके एग्जाम में, तो वहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्रश्न है आपके सामने, आप इस टेबल को नोट कर लीजिए। मैं आपको 2-3 प्रश्न बता देता हूँ जो इस टेबल से बनने वाले हैं। आप उनको देखेंगे और याद रखेंगे, और आपकी जो किताब की एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए होंगे, आप उनको अभ्यास कीजिएगा, और जो आपको ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लिए हो तो मैं इसकी जगह पे प्रश्न कुछ लिख कर बताता हूँ। जैसे आपके एग्जाम में आपके एग्जाम का जो पैटर्न जब से नई शिक्षा पद्धति लागू हो गई है तो कुछ इस तरह से है कि आपका जो एग्जाम है, जो कि हर सब्जेक्ट में 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें कि 30 नंबर आपके विद्यालय में प्रोजेक्ट और मासिक परीक्षाओं के द्वारा दिए जाते हैं, और आप जो परीक्षा में बैठते हैं वहाँ पर आपको 70 नंबर का पेपर आता है आपके लिए। इन 70 नंबर में से जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर का कैसा पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें आपको 20 प्रश्न दिए हुए होते हैं, 1 नंबर का एक प्रश्न, और आप उनके लिए सही विकल्प का चुनाव करना होता है। और बाकी जो इसके बाद 70 में से 50 नंबर बचते हैं, इनके लिए आपको क्या लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपका, अर्थात लिखित, जिनके लिए आप प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख कर उत्तर देते हैं। तो इन 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर चैप्टर से इसी तरह से बनते हैं। तो जब आप हर चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो आप उन चैप्टर में बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी पढ़ते जाएंगे। हम आपको यहाँ बताते जाएंगे जो चैप्टर पढ़ाएंगे किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए अपने इस चैप्टर में बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है
अणुओं के मध्य दूरी अधिकतम होती है। आपके लिए पहला ऑप्शन है, या ऑप्शन ए कह सकते हैं, ठोसों में। ऑप्शन बी है आपका द्रवों में। ऑप्शन सी है आपके लिए गैसों में। आप ठोसों में लिखने के बजाय लिख सकते हैं ठोस अवस्था में। द्रव में की जगह लिख लीजिए आप द्रव अवस्था में। और तीसरा विकल्प लिख लीजिए गैसीय अवस्था में। और चौथा ऑप्शन लिख लीजिए आप ए व बी दोनों में। एक प्रश्न और हम लिख लेते हैं। अंतराणुक बल का मान अधिकतम होता है ऑप्शन ए है ठोसों में। ऑप्शन बी है द्रवों में। ऑप्शन सी है गैसों में। ऑप्शन डी है सभी। इस तरह से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। जो शुरुआती 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वहाँ पे इस तरह से प्रश्न दिया हुआ होता है और आपके सामने ए बी सी डी या 1 2 3 4 करके ऐसे नंबर वाइज आपको विकल्प दिए हुए होते हैं और आपको एग्जाम में एक OMR सीट दी हुई होती है। यहाँ पे आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप टिक लगा लीजिए। हालांकि आपको पेपर में जब आप इन प्रश्नों को करेंगे तो आपको OMR सीट में भरना होता है। तो इस प्रश्न लिखे हुए हैं। ठीक इसी तरह आपके एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जब से हमारे देश में NEP लागू हुई है, नई शिक्षा पद्धति, तब से आपके एग्जाम का पैटर्न कुछ बदल गया है। यहाँ पे 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं और 50 अंकों का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, जिसपे आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिख कर देते हैं। तो वहाँ पर भी इसी तरह से प्रश्न दिए हुए होते हैं और उनमें 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, A B C D, या इनकी जगह पर 1 2 3 4 करके दिया हुआ होता है। तो आप वहाँ पर अपने सही विकल्प, जो आपका जौन सा ऑप्शन सही होता है, आप उस ऑप्शन के अनुसार अपनी OMR सीट में उसके सामने वाले गोले को भर देते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग अपनी नोट्स में प्रश्नों को लिखना है, तो हम लोग टिक लगा कर ही उस प्रश्न का उत्तर या समझ लेंगे। लेकिन आपको परीक्षा में एक OMR मिलेगी जिसमें आपको किस प्रकार से भरना है, यहाँ वहाँ पे आपको गाइडलाइंस दी हुई होती हैं। आप परीक्षा के कुछ समय पहले अभ्यास भी करेंगे तो उस समय आप सीख जाएंगे। तो जैसे हम लोग प्रश्न दिया हुआ है कि अणुओं के मध्य दूरी अधिकतम होती है। अभी अभी जब हम लोग एक टेबल में पढ़ रहे थे सभी ठोस द्रव गैस अवस्थाओं का कंपैरेटिव एनालिसिस, जब तुलनात्मक अध्ययन जब हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा
कि जिन पदार्थ की जिस अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल, जिसे हम लोग कहते हैं अंतराणुक बल, अंतराणुक बल का मान अधिकतम होता है, उस अवस्था में जो हमारे अणु हैं वो एक दूसरे के अधिक नजदीक होते हैं। अधिक नजदीक होने का क्या मतलब हुआ, अर्थात उन अणुओं के मध्य की जो दूरी है वह कम से कम होती है, कम होती चली जाती है। तो जो ऐसी स्थिति में जो ठोस अवस्था के पदार्थ हैं हमारे, उनके मध्य अंतराणुक बल का मान चूंकि अधिकतम होता है, इसलिए उनके मध्य की जो दूरी है उनमें अणुओं के मध्य की, वह हमारी क्या होगी, कम होगी। द्रवों में उससे कुछ अधिक होगी, और गैस अवस्था के जो पदार्थ है उनमें अणुओं के मध्य की दूरी अधिकतम होगी। तो यहाँ पे हमारे पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है, अंतराणुक बल का मान अधिकतम होता है, किन में होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ठोसों में होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके हर एक चैप्टर से बन सकते हैं, और आप अधिक से अधिक अपने हर एक चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। और अधिक से अधिक अगर आप लोगों के पास OMR सीट हो तो आप OMR पे भी प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसके तो आप कुछ ही दिनों में सीख जाएंगे, अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप चाहें तो एक प्रश्न और नोट कर सकते हैं, एक तीसरा प्रश्न लिख लीजिए आप यहाँ पर, मैं लिखे दे रहा हूँ। घनत्व का मान न्यूनतम होता है, घनत्व का मान न्यूनतम होता है, जिसमें कि ऑप्शन ए है आपके लिए ठोसों में, ऑप्शन बी है आपके लिए द्रवों में, ऑप्शन सी है गैसों में, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में भी कोई एक चीज लिख लीजिए आप, चाहे तो प्लाज्मा भी लिख सकते हैं, जो कि किसी पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो आप जब यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने आपको प्लाज्मा का घनत्व भी मैंने बताया है कि जो प्लाज्मा का घनत्व होता है उसका मान द्रवों से कुछ अधिक और ठोसों से कम होता है। तो अब के प्रश्न में पूछा गया है कि घनत्व का मान न्यूनतम किस पे होता है, तो आपको पता है कि ठोसों में घनत्व का मान अधिकतम होता है, द्रवों में उससे कुछ कम होता है, और गैसों में सबसे कम होता है। तो आपके इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अब हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन के बारे में। आप लोग अवस्था परिवर्तन समझ रहे होंगे, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन वो किस प्रकार से होता है। जैसे कि आप लोग अपने घरों में देखते हैं कि हम लोग पानी को एक बर्तन में भरकर जब किसी फ्रिज में रख देते हैं तो वह पानी से बर्फ बन जाता है। यही प्रक्रिया, ये अवस्था परिवर्तन ही होता है। किस तरह से, जब हम देखते हैं कि पानी हमारा किस अवस्था में है, पानी द्रव अवस्था में होता है और बर्फ हमारा ठोस अवस्था में होता है। ठीक इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप लोग अपनी नोटबुक से या फिर अपनी किसी किताब से इन प्रश्नों पर अभ्यास कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और अब हम अपनी कल की कक्षा में पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन के बारे में, किस तरह से पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, और कपूर का टुकड़ा हमारे घर पे रखे रखे अचानक से गायब हो जाता है। तो ये किस प्रकार से, क्यों ये घटनाएं होती हैं, कल हम इन सारी चीज़ों को विस्तार से अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।